हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने खुद के चैनल डॉक्टर वैद्स लीगल नेक्सस लॉ में स्वागत है। आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही सबसे पहला टॉपिक सेल है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पहले इस एक्ट के जो प्रोविज़न हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट थे। यानी अगर आपको याद हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, ये जो पहले के सेक्शन हैं ये जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है। फिर उसके बाद सेक्शन 76 टू 123 ये कुछ प्रोविज़न्स जो थे वो सेल ऑफ गुड्स के प्रोविज़न थे। उसके बाद सेक्शन 124 इंडेमनिटी कवर करता है। 126 जो है सेक्शन वो गारंटी का है। उसके बाद जो है बेलमेंट है सेक्शन 148। उसके बाद प्लेज है सेक्शन 172 और फिर एजेंसी है जो सेक्शन 182 है। अब अगर हम बात करें तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविज़न है 76 टू 123, इन्हें 1930 में जो है रिपील्ड कर दिया गया, ख़त्म करके एक इंडिपेंडेंट एक्ट जो है बनाया गया, जिसे उस समय नाम दिया गया इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और ये एक्ट जो है इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ध्यान रखिएगा कि पहले जो नाम था इसका, उस नाम के आगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम के आगे जो है वो इंडियन शब्द जो है वो जोड़ा गया था। और ये जो एक्ट है वो 1 जुलाई 1930 को जो है वो, ठीक है जी, एग्जिस्टेंस में आया। और ये जो एक्ट है इसे पास किया गया था उस समय की जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है जी, ब्रिटिश राज के टाइम पीरियड के दौरान। और ये जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये लेजिस्लेचर था किसके लिए? ब्रिटिश इंडिया के लिए। अगर थोड़ी सी लीगल हिस्ट्री भी अगर आपको याद हो तो ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पहले जो था ये काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट एज ए लेजिस्लेचर करते थे। ये जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये 1861 टू 1947 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रही। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो फ्रेम किया, और आफ्टर 1950 जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसमें, ठीक है जी, वर्क कर रही है। और अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था उस समय जो ब्रिटेन का सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 है उससे काफ़ी हद तक जो है इंस्पायर्ड था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 23 सितंबर 1963 को इसका जो नाम है, नाम के आगे इंडियन, ठीक है जी, जो वर्ड है इसको ओमिट करके नाम इसका बना दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये थोड़ा सा एक आउटलाइन थी कि ये जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। बी अर्लियर जो है ये पार्ट ही था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जैसे हम बात करें तो पार्टनरशिप है जैसे, ठीक है जी, आगे जो है वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जिसमें पार्टनरशिप के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो अर्लियर पार्टनरशिप के भी जो प्रोविजंस हैं वो भी सेक्शन 239 से लेकर 266 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे, जो कि इनको रिपील्ड करके ख़त्म करके जो है वो फिर एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को डिफाइन किया गया है जी सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agree to transfer the property in the goods to the buyer for price। बहुत बार
मैं एक बात कहता हूँ स्टूडेंट्स को, जो है वो ये है कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के ऊपर हमें जो है फोकस करना चाहिए कि यही डेफिनेशन फर्दर इसेंशियल्स एलिमेंट बनते हैं किसी भी टॉपिक के। अब जैसे ये सेल की जो डेफिनेशन है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निकल के क्या आएगी चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट किन दो पर्सन में है, द वन इज सेलर एंड द सेकंड इज बायर। और ये जो दो पर्सन है सेलर और बायर क्या कर रहे हैं जी, ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी जो है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें, गुड्स है। और गुड्स को अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस किस चीज़ के लिए, कंसिडरेशन क्या है इसमें, वो है प्राइस। तो अगर हम देखें तो इसेंशियल ऑफ सेल, तो पहले तो इसमें पार्टीज होंगी, ठीक। फिर उस पार्टीज जो है वो किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, और उसके बाद क्या चीज़ की जाएगी, ट्रांसफ़र क्या किया जाएगा, स्पेशल प्रॉपर्टी या जर्नल प्रॉपर्टी। और उसके बाद इसका जो कंसिडरेशन है वो क्या है, प्राइस है। और उसके बाद जो अगर हम देखेंगे तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर अब जो सेक्शन 5 है वो क्या चीज़ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह बनेगा, क्या मोडस ऑफ ऑपरेंडी होगा, क्या तरीका होगा उस चीज़ को देखने का। तो इसमें अगर हम देख के चलें तो ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्योंकि जब हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस चीज़ के लिए कि उनमें ये होता है कि भी पेमेंट हुई है, डिलीवरी दी गई है या नहीं दी गई, तब हम सेल माने या ना माने। तो उस चीज़ को ये सेक्शन 5 जो है वो क्लियर करता है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि सेल क्या है, किस तरह बनेगी, जब कोई पर्सन ऑफर टू बाय है और सेल द गुड्स फॉर ए प्राइस है एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। कि जब कोई पर्सन जो है सेल कर रहा है अपनी गुड्स को या बाय कर रहा है, और ये किस चीज़ पे बेस्ड होगी, इमीडिएट डिलीवरी हो सकता है और इमीडिएट पेमेंट हो सकती है। जैसे हम साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक हाथ पर्सन गुड्स को दे रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पर्सन उसका जो कंसिडरेशन है, प्राइस है, वो रिसीव कर रहा है। या अगर हम देखें डिलीवरी है गुड्स की, या पेमेंट है इंस्टॉलमेंट के रूप में हो सकता है, या डिलीवरी पेमेंट, ये दोनों ही चीज़ों को क्या किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, कुछ टाइम के लिए डेफर भी किया जा सकता है। यानी कि पेमेंट दी गई या ना दी गई ये इममटीरियल है सेल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पोजेशन ट्रांसफ़र किया गया नहीं किया गया तो ये भी इममटीरियल होगा सेल के लिए। तो कुछ भी चीज़ है सेल को हम अगर देखेंगे तो सेल, इसके अलावा भी अगर पार्टीज की इंटेंशन है और एग्री करते हैं तो इसके बिना भी जो है वो सेल पॉसिबल हो सकती है। और फिर अगर हम देखें तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। यानी जहाँ पर कोई स्पेसिफिक लॉ प्रोवाइड करता है कि आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत, जिसकी कीमत 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक। नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमने जनरल प्रोविजंस में पढ़ा था, जो प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, दैट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस हो सकती हैं, इम्प्लाइड वे में हो सकती हैं, तो किसी भी तरीके में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सेल का। पर जहाँ पर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है या स्पेसिफिक लॉ है जो खास जो है तवज्जो देता है कि इसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, तो उस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। जैसे आपको मोटर व्हीकल है वो सेल कर रहे हैं तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, रजिस्टर हम करवाते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेल के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अब अगर हम फिर ध्यान से समझें तो सेल के लिए हमें इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, टू पार्टीज, वन इज सेलर, सेकेंड इज बायर। दूसरा जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, यानी सेल का विषय वस्तु क्या है, सेल किस चीज़ के रिगार्डिंग हो रही है, तो वो है जी गुड्स। और इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। ऑनरशिप किसी को हम दे रहे हैं, मालिकाना हक जो है वो हम, एक पर्सन जो सेलर है वो बायर को ट्रांसफ़र कर रहा है और उसके बदले उस
सेलर को क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन क्या मिल रही है, उसकी कीमत, उसका प्राइस। और इसके साथ साथ जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो उसमें इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि पर्सन जो है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो सारे इसेंशियल्स जो हैं यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होंगे, वो सारी चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि ये बायर कौन है, सेलर कौन है, तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 में द बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स। जो पर्सन गुड्स को खरीद रहा है या एग्री है इस चीज़ में खरीदने के लिए, उस पर्सन को हम बायर का नाम दे रहे हैं। और सेम उसी तरह ही सेक्शन 2 है, क्लॉज 13 है, द सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल द गुड्स। फिर नॉर्मली अगर हम बात करें तो दो पर्सन जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है, फर्स्ट इसेंशियल है इस चीज़ का। जनरल रूल क्या है कि सेलर एंड बायर शुड बी टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग होने चाहिए। देयरफॉर इफ अ पर्सन परचेजेस हिज ओन गुड्स इट इज नो सेल, मीन्स नो पर्सन कैन परचेज हिज ओन गुड्स। सेलर एंड बायर should be two different person, but this general rule subject to the following exceptions। कुछ इसकी exceptions हैं, कुछ इसमें अपवाद हैं। अगर हम exception की बात करें जिस पे जनरल रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि अगर पर्सन जो चाहे तो इसमें बायर जो है वो खुद ही अपनी चीज़ों को परचेज कर रहा है। जैसे कि ऑक्शन सेल की बात करें, नीलामी होती है जहाँ पर इन ऑक्शन सेल अ बायर कैन परचेज हिज ओन गुड्स, अपनी खुद की ही चीज़ों को वो जो है बायर परचेज कर रहा है। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, वो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर कोर्ट की कोई डिक्री है तो उसको एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, एग्जीक्यूशन मीन्स फ्रूट ऑफ द जजमेंट। अब डिक्री को अगर लागू करवाने के दौरान भी अगर कुछ चीज़ों को जो बायर है वो अपनी ही चीज़ों को जो है वो परचेज कर सकता है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है जी, कि जो पर्सन है अपनी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में खुद की चीज़ें, क्योंकि अगर वो अपनी खुद की चीज़ को नहीं परचेज करेगा तो वो थ्रू सेम उसी तरह ही अटैच करेगी कोर्ट अटैचमेंट के बाद ऑक्शन के थ्रू सेल कर देगी। तो इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री भी जो है पर्सन अपनी खुद की चीज़ परचेज कर रहा है। और बिटवीन पार्ट ओनर्स, सपोज ABCD 4 पर्सन है, 4 पर्सन ने मिलके कार परचेज की, 50,000 ईच इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो BCD है ये 3 कह रहे हैं जी नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इस कार को नहीं रखना चाहते अपने पास। और A जो है वो उस कार को अपने पास रखता है, खरीदता है और बाकी को जो है वो पेमेंट करता है। तो इसमें जो पार्ट ऑनर है वो खुद अपनी ही गुड्स को जो है वो परचेज कर रहा है। ठीक, अर्लियर जो पार्ट ऑनर है वो क्या है, शेयर करता है, उसमें शेयर है उस पर्सन का। बट नाउ द पर्सन आफ्टर परचेजिंग द होल क्वांटिटी और द होल गुड्स नाउ बिकम अ सोल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो खुद वो अब अकेला मालिक बन जाएगा। सेम ही चीज़ है बिटवीन पार्टनर एंड ए पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर्स में भी यही चीज़ है कि पार्टनर जो है वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म से चीज़ को परचेज कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर का हिस्सा है, या पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर का भी जो शेयर है वो परचेज कर सकती है। तो दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। इन चीज़ों में अगर हम देखें तो जो जनरल रूल था कि सेलर एंड बायर जो है शुड बी टू डिफरेंट पर्सन, इसकी एक्सेप्शन में जो बायर है वो खुद ही अपनी चीज़ों को ही परचेज कर रहा है। तो ये चीज़ का इसमें एक्सेप्शन था। फिर अगर हम बात करें कि क्या जो स्टैट्यूटरी कंपल्शन है, स्टैट्यूटरी कंपल्शन मीन्स कि कानूनी मजबूरी है। अगर कानूनी मजबूरी के अंदर किसी तरह की कोई सेल होती है तो क्या वो सेल मानी जाए। ठीक, क्यों सेल मानी जाए या ना मानी जाए, उसका पर्पज़ क्या है कि इस पर टैक्स इम्पोज होगा कि नहीं होगा। जैसे अब पुराने समय में जो है वो सेल टैक्स की बात करते थे, उसके बाद वैट आया, अब GST आ गया।
तो इसमें दो केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी कंपल्शन के अंडर। पहला केस है जी न्यू इंडिया शुगर मिल्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स बिहार का। इस केस में 3 जजेस की जजमेंट है, 2-1 की जजमेंट से आई, यानी मेजॉरिटी डिसीजन था जेसी शाह और जेएल कपूर का। इन्होंने कहा गया, इसमें जो चैलेंज किया गया था वो था शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1946 को, यानी कि जो शुगर फैक्ट्री हैं दे हैव टू सेल अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ शुगर टू द गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल प्राइस, कि जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल हैं, उनको कुछ क्वांटिटी जो है, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है, वो गवर्नमेंट को कम रेट के अंदर जो है, कंट्रोल रेट के अंदर सेल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो कम रेट के अंदर वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फ्री कंसेंट नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अदर रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है, तो अब उस पार्टी कह रही कि फ्री कंसेंट नहीं है इसलिए ये सेल नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ को जो है, मतलब 2 जजेस ने एग्री किया कि ठीक है जी ये सेल नहीं होगा। पर उस समय जो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, इन्होंने अपना डिसेंडिंग ओपिनियन रखा था कि ये सेल होनी चाहिए, और इन्हीं जस्टिस हिदायतुल्लाह का जो डिसेंडिंग ओपिनियन था, इसको इन द ईयर 1978 में जो दूसरा केस आया, दैट इज विष्णु एजेंसीज वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इस केस के अंदर जो चैलेंज किया गया था वेस्ट बंगाल कंट्रोल, ठीक है जी, सीमेंट रेगुलेटरी एक्ट था, सीमेंट कंट्रोल ऑर्डर था, जिसको इन्होंने जो है इसमें चैलेंज किया गया था। और इसमें भी जो अगर हम बात करें सीमेंट की सप्लाई की, तो इसमें भी जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उनको कंट्रोल रेट के अंदर गवर्नमेंट को सीमेंट सप्लाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है। तो इस कारण यहाँ पर जस्टिस हिदायतुल्लाह का डिसेंडिंग ओपिनियन फॉलो किया गया, और ये कहा गया कि ये सेल मानी जाएगी, इट्स अमाउंट टू सेल, और जो सेल टैक्स है वो इम्पोज होगा। यानी जो अर्लियर डिसीजन था न्यू इंडिया शुगर मिल्स का, उस डिसीजन को ओवर रूल्ड करके ये नया जो है जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें अगर स्टैट्यूटरी कंपल्शन भी है तो स्टैट्यूटरी कंपल्शन किसी भी तरह की जो है वो कॉर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस वो नहीं मानी जाती, उस पर जो है वो टैक्स इम्पोज होगा और पार्टीज़ को टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर अगर हम देखें इसका जो सेकंड इसेंशियल है वो है जी गुड्स, जो सब्जेक्ट मैटर है। अगर हम देख के चलें तो बहुत सारे एक्ट हैं जो अगर हम बात करें तो वो गुड्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं और सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अगर आपने मोबाइल परचेज़ किया, ठीक, तो मोबाइल क्या है, वो एक तरह का गुड्स है, और अगर हम उसमें सिम ले रहे हैं, कुछ सर्विसेज हायर कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसको हम कह रहे हैं जी सर्विसेज है। जैसे जीएसटी का ही हम मान के चलें तो वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट टैक्स है, ठीक है जी, जीएसटी है। और जैसे एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी जो है कंज्यूमर कौन माना जाता है, द बायर ऑफ द गुड्स एंड द हायरर ऑफ द सर्विसेज, जो सर्विसेज को हायर कर रहा है या गुड्स को बाय कर रहा है। पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो हायरर ऑफ सर्विसेज है वो पर्सन इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है, सिर्फ गुड्स ही हैं जो वो इस एक्ट का पार्ट मानी जाएंगी। अब गुड्स को अगर हम देखें तो वो जो डेफिनेशन क्लॉज है इस एक्ट की, सेक्शन 2 क्लॉज 7, उसके अंदर गुड्स को जो है डिफाइन किया गया है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब होगा हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड इंक्लूड्स, इसमें शामिल क्या किया गया, स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, यहाँ तक तो ओके है। और नेक्स्ट जो पार्ट है, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी स्वेयर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी अगर हम इसमें गुड्स की डेफिनेशन को ध्यान से समझें तो इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है। इस डेफिनेशन में जो सबसे पहले एक्सक्लूड किया गया है वो है जी एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब
एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को जो है वो गुड्स नहीं माना गया। अब एक्शनेबल होता क्या है एक्चुअल में? एक्शनेबल क्लेम्स को जो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 8 है, सेक्शन 130 टू 137। इसमें आप जो है वो एक्शनेबल क्लेम्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर अगर हम इसको समझना चाहें तो वो है जी एनी टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, कोई भी उधार है जिसके एवज में, जिसके बदले कुछ सिक्योरिटी नहीं दी गई, या एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। अगर हम बात करें जैसे एरियर्स ऑफ रेंट है, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी है, कोई प्राइज किसी पर्सन ने लॉटरी टिकट में विन किया, या इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई भी क्लेम है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ही एक्शनेबल क्लेम्स हैं। तो एक्शनेबल क्लेम्स अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, इसके ऊपर जो गुड्स से रिलेटेड टैक्स है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता। फिर ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो एक्शनेबल क्लेम्स है इसको हम कह सकते हैं वाद योग दावे। वो एक्शनेबल क्लेम्स जिसमें पर्सन का राइट तो है क्लेम करने का, पर उस राइट के बदले कुछ सिक्योरिटी नहीं है। मान लीजिए एक पर्सन ए है, ए ने बी को 1 लाख रुपए जो है वो उधार दिए, उसके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। अगर तो ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया और उसके बदले गोल्ड जो है वो प्लेज किया, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ए ने बी को 1 लाख दिया, ठीक है जी, उसके बदले जो है किसी तरह का मतलब प्रनोट है उसके पास, चेक है, पर सिक्योरिटी नहीं है किसी भी तरह की, तो उस केसेस में इसको हम एक्शनेबल क्लेम ट्रीट करेंगे। तो वो पर्सन जो कह रहा है कि आप जो है सी को, अगर ए रिक्वेस्ट करे सी को कि जो उसने बी से 1 लाख रिकवर करने हैं विद इंटरेस्ट, वो सी मुझे भाई आप दे दो 95,000 रुपीज़, आप उससे 1,05,000 या 1,10,000 जो भी विद इंटरेस्ट बने वो सी बी से रिकवर कर सके। ये जो ए ने अपना राइट ट्रांसफ़र किया है सी को, इस चीज़ को हम कहेंगे एक्शनेबल क्लेम्स। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे जो मैंने एक, अगर सपोज अभी पीछे जो है न्यू ईयर गया या बैसाखी गई है, ठीक है, तो यहाँ लॉटरी है, गवर्नमेंट लॉटरी है, वो अगर पर्सन ने परचेज़ की और उसका जो है वो नंबर है लॉटरी का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर जो है उसकी 10 लाख की लॉटरी लग गई। अब पर्सन ए जो है जिसके पास लॉटरी टिकट है, ठीक है, वो इंटाइटल है 10 लाख की क्लेम करने के लिए रिवॉर्ड की अमाउंट, पर वो पर्सन कह रहा है कि ठीक है जी, मैं कौन मतलब जो है जाए या कौन जाके जो है फॉर्मेलिटीज़ करे, या मेरे से लॉटरी टिकट ले लो और इसके बदले मुझे आप 8 लाख पे कर दो। आप चाहे इसके 8 लाख के 8.5 लाख आपको मिले टैक्स डिडक्ट करके, या 9 लाख आपको मिले, तो ये आप जो है वो ले लीजिए। तो ये जो पर्सन अपनी लॉटरी टिकट दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको हम कहेंगे कि पर्सन ने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया है, तो ये गुड्स की कैटेगरी में शामिल नहीं होता। फिर उसके बाद हम मनी की बात करें, जो मनी भी है वो भी क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। अगर हम जो है बेलमेंट का टॉपिक अगर आपको याद हो, तो उस बेलमेंट में भी हमने पढ़ा था यही चीज़ कि जो आप मनी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, सेम मनी आपको वापस नहीं मिलती, सो दैट्स वाई जो है वो बेलमेंट नहीं है। पर जब बैंक ने लेन एक्सरसाइज करना है, ठीक है, वो इसकी एक्सेप्शन भी अगर हम समझ के चलें, तो अगर बैंक ने लेन एक्सरसाइज करना है ओवर द मनी, तो सिर्फ उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में मनी गुड्स ट्रीट होती है। नॉर्मली अगर हम देखा जाए, जो करंट करेंसी नोट है, जो इस समय प्रचलित मनी है, प्रचलित करेंसी नोट है, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। पर जो ओल्ड और रेयर कॉइन है, पुराने सिक्के हैं, कोई मुगलकालीन सिक्के हैं, कोई जो है इस समय जो नहीं सर्कुलेशन में है, इस तरह के कोई नोट हैं, कॉइन्स हैं, वो चीज़ों को आप गुड्स की कैटेगरी में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें
तो अब वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस है, तो क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में या गुड्स की क्लॉज में आते हैं? तो इसमें जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 8th रिपोर्ट थी, इसमें भी इन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, क्योंकि इन्हें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है जी, मूवेबल है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम इसे जो है लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए, पर ये अभी तक इंक्लूड नहीं है on the recommendation of law commission. But in the case of commissioner of sale tax मध्य प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इस केस में ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो है वो गुड्स की ही कैटेगरी में आएंगे। सेम ही चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी सिग्नल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी सिग्नल्स भी जो हैं ये भी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये भी जो है डिसाइड हुआ जबलपुर केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ESPN सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में। फिर अगर हम बात करें लॉटरी टिकट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है जी, लॉटरी टिकट जो है इसको हम डिवाइड करें तो लॉटरी टिकट जो है वो उसका दो मतलब जो है हम हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं लॉटरी टिकट को। पहला तो वो हिस्सा है जिसमें पर्सन जो है वो लॉटरी टिकट को परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, दैट इज़ बिफोर ड्रॉ। अभी ड्रॉ नहीं निकला, पता नहीं कि ये लॉटरी की टिकट जो है ये इनाम जीतेगी भी या नहीं जीतेगी। तो इस लॉटरी टिकट को जब सेल किया जा रहा है तो उस समय वो गुड्स की कैटेगरी में आती है। पर अगर जिस लॉटरी टिकट ने वो रिवॉर्ड जो है अमाउंट को विन कर लिया, जीत लिया, तो वो लॉटरी टिकट अब बन गई एक्शनेबल क्लेम। तो अब उसको अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम है और उसके ऊपर जो है वो गुड्स कंसीडर नहीं होगी, और गुड्स वाला जो टैक्स है वो आप इम्पोज नहीं कर सकते। हाँ, जो अमाउंट मिले उसका वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स में, प्रॉपर्टी टैक्स और किसी भी टैक्स में आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, पर वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे हम अगर मान के चलें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, तो पर्सन अगर कंज्यूमर नहीं कंसीडर होता तो दे हैव अ राइट टू फाइल ए सिविल सूट, दूसरा सिविल सूट फाइल कर दे, ठीक है जी। तो वही चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर भी कि अगर जो अमाउंट है जो आप लॉटरी की टिकट ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, जब बिफोर ड्रॉ है लॉटरी की टिकट तो वो लॉटरी की टिकट कंसीडर होगी गुड्स, बट आफ्टर ड्रॉ जब अमाउंट विन कर लिया पर्सन ने, जो रिवार्ड की अमाउंट है, अब वो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है लॉटरी टिकट को, तो वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें डेफिनेशन, अगर आपको याद हो अभी भी गुड्स की, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ठीक है जी, ये तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या है, मूवेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं। बट जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज थिंग्स अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be swear before sale or under a contract of sale। अब इसको दो, इस जो लाइन है इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो क्या है जी, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अगर तो सिर्फ इतनी ही चीज़ को हम देखेंगे तो ये सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या आएगा कि जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ है, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ और थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जो उसके साथ जो जिसकी जड़ें धरती में है या जो धरती में ही जोड़ दी गई, एम्बेडेड की गई, एंड थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक। अब अगर हम मान के चलें कि ये जो बिल्डिंग है, ठीक, कोई हाउस है, हाउस को अगर पर्सन सेल कर रहा है, ठीक, तो क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शामिल होगा जी? क्या हाउस को आप गुड्स मानेंगे? थोड़ी देर आप इस चीज़ को समझ के चलें कि क्या ये जो मकान है, क्या मकान को जैसे आप नॉर्मली दूसरी चीज़ कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो क्या मकान को आप ऐसे मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं?
ठीक, नॉर्मली अगर हम देखें तो आज के टाइम में वही चीज़ है, चाहे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो किसी जगह पे, ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। नॉर्मली अगर वो थिंग्स ज़मीन में ही अटैच्ड हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे अब ये बिल्डिंग बनाई, ठीक है जी, तो उसकी दीवारें हैं ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं, एम्बेडेड इन द अर्थ हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। चाहे जो ब्रिक्स हैं, ठीक, सीमेंट है, वो सब क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसी तरह जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो सीलिंग फैन लगा है, ठीक, या ट्यूब लाइट्स हैं, ये डोर है, विंडो है, इसको आप क्या कहेंगे, नॉर्मली ये एट प्रेजेंट क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, कि जो ऑलरेडी एम्बेडेड इन अर्थ है उसके साथ ही आपने अगर जो है चीज़ों को जोड़ दिया तो वो भी इमूवेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ, जब उसको अगर हम नेक्स्ट जो पार्ट है, एग्री टू बी स्वीयर्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो अगर ये चीज़ है तो फिर वो मूवेबल बनेगी, अदरवाइज इमूवेबल ही रहेगी। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो जो भी थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, नॉर्मली दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स इफ दैट आर एग्रीड टू बी स्वीयर्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे ट्रीज हैं, डोर हैं, विंडो है, अगर हमने इसको अलग कर देना है, इवन कि अगर एक जगह जो बिल्डिंग आपकी है, एक जगह जो हाउस है वो बहुत पुराना हो चुका, उसको आप गिरा के नया मकान बनाना चाह रहे हैं, तो जो उसकी मलबा है, जो डेब्रीज हैं, वो अब क्या हो जाएंगी, मूवेबल बन जाएंगी, तो उसको हम जो है वो गुड्स की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। जब तक सीलिंग फैन अटैच्ड है रूफ के साथ, वो कंसीडर होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर जैसे ही उसको अलग कर लिया जाएगा वो बन जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। और थेफ्ट भी जो है, चोरी है, वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर तो पर्सन पोजेशन लेता है, कब्जा लेता है उस चीज़ का, कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो चोरी नहीं होगी। चोरी के लिए मूवेबल होना प्रॉपर्टी का ज़रूरी है। तो मूवेबल क्या है, इमूवेबल क्या है, इस चीज़ को आप जो है जब क्राइटेरिया या इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो इसका जो है, इसको हमने समझने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर तो वो ज़मीन के साथ परमानेंटली फिक्स्ड है तो वो इमूवेबल है, अगर वो लैंड या उसके किसी भी थिंग्स जो ऑलरेडी लैंड के साथ अटैच हैं उसके साथ जो है वो नहीं जुड़ी हुई तो वो मूवेबल है, उसको हम मूव कर सकते हैं। जैसे आपके क्लासेस के बेंच होते हैं, अगर तो वो नट बोल्ट के साथ, ठीक है जी, लैंड के अंदर ही फिक्स कर दिए जाएं तो ऑल दीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर वो अटैच्ड नहीं है तो उन जो है बेंचेस को, चेयर्स को हम क्या कहेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो सब्जेक्ट मैटर है सेल का वो है गुड्स, गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। और फर्दर अगर हम देखें तो गुड्स क्या है, काइंड्स ऑफ गुड्स को सेक्शन 6 है वो बता रहा है कि किस तरह की गुड्स हो सकती हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, दोज गुड्स विच आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय उसके पास वो गुड्स मौजूद हैं, तो उन गुड्स को हम कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। पर फ्यूचर गुड्स मीन्स विच इज येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, produced, procured in a near future, not available at the time of making of contract। जब कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, कॉन्ट्रैक्ट के समय गुड्स अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में जाके अवेलेबल होंगी, तो उन गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स का नाम देंगे। और जो एग्जिस्टिंग गुड्स है फर्दर उसको भी दो हिस्सों में हमने बांटा, एक तो है जी स्पेसिफिक गुड्स और एक अनसर्टेन गुड्स। जैसे मान लीजिए कि गुड्स हैं, आपको जो है किसी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर गए, उसके पास बहुत सारी एलईडीज हैं जो आप एलईडी परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक, ऑल द गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, पर आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि यही ब्रांड की मुझे एलईडी चाहिए, यही मॉडल रिक्वायर्ड है, जिसको आपने जो है आइडेंटिफाई कर लिया, जिस चीज़ के ऊपर आप एग्री हो गए उस चीज़ को हम कहेंगे स्पेसिफिक गुड्स। और जिसके ऊपर हम एग्री नहीं हुए
अभी बहुत सारी एलईडी हैं, अभी हमें उसको स्पेसिफाई करना बाकी है। उस गुड्स को हम कहेंगे अनसर्टेन गुड्स। अभी हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, इस पे हम एग्री नहीं हुए हैं। गुड्स जरूर मौजूद है, वहाँ पर नंबर ऑफ एलईडीज पड़ी हैं, टीवीज पड़े हैं, पर हमने अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि हमें कौन सा लेके जाना है। तो वो होगी अनसर्टेन गुड्स, अनिश्चित गुड्स। ठीक, एग्जिस्ट कर रही हैं पर अभी उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, गुड्स जो हैं दो तरह की, एक एग्जिस्टिंग गुड्स जो मौजूद है जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय, और दूसरी जो अब फ्यूचर गुड्स हैं, कई इसमें जो है कंटीजेंट गुड्स भी कहते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, तो वो भी फ्यूचर में ही आएगी चीज़ को। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू टू separate points. The one is specific goods and the another is uncertain goods. तो एक specific goods है जिस गुड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और दूसरी गुड्स जो है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई, दैट इज अनसर्टेन गुड्स। फिर अगर हम बात करें तो वो है जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स ओनरशिप। नॉर्मली अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी जो है, ठीक, उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं जी। एक आती है जनरल प्रॉपर्टी और एक आती है स्पेशल प्रॉपर्टी। और एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11, प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स रेदर देन अ मियर स्पेशल प्रॉपर्टी। द टर्म जो है अगर हम देखें, जनरल प्रॉपर्टी मीन्स है ऑनरशिप एंड स्पेशल प्रॉपर्टी मीन्स ओनली सम ऑफ द राइट्स, मीन्स राइट ऑफ पोजेशन एंड यूज। नॉर्मली अगर आप देखें तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो है, ठीक, जो मूवेबल गुड्स हैं, नॉर्मली किसी को दे रहे हैं, जैसे बेलमेंट के अंदर भी हम क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हमने ट्रांसफ़र किया, बेलमेंट में भी प्लेज में भी। ठीक, इन दोनों ही केसेस में क्या है कि हम उसे जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर आपने समझना हो तो इसको हम समझ सकते हैं जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से, जिसे हम मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा खास कहते हैं। मान लीजिए आप किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, तो उसमें वो पर्सन उसमें सेल नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता, हाँ सिंपल उसको मैनेज कर सकता है और कुछ नहीं। जब आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो उस केस में पर्सन जो है उन गुड्स को फर्दर क्या है, वो सेल भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है, फुल फ्लेज उस पर्सन के पास राइट आ जाएंगे। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं सेल में, तो सेल में क्या है, जनरल प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं, मालिकाना हक दे रहे हैं, उसको लिमिटेड राइट, उसको एंजॉयमेंट का, यूज़ का राइट नहीं दे रहे, बल्कि जनरल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसको ओनरशिप, उसका मालिकाना हक जो है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो फिर सेम इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो उसमें डेफिनेशन में क्या था, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर बाय द सेलर ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। दो चीज़ें थी इसमें, एक तो वो ट्रांसफ़र कर रहा है, जहाँ तो इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे सेल। और जहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो फर्दर मींस किसी फ्यूचर टाइम में ट्रांसफ़र की जाएगी, बट एट द टाइम हम सिर्फ कुछ पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। जिसे हम मान लीजिए आपको एक कार पसंद आ गई, ठीक है, किसी से आप सेकंड हैंड कार परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसकी कीमत है 2 लाख। अब आप उस कार को कह रहे हैं कि ठीक है जी आप ये 50,000 रिसीव करें, ठीक, और बाकी के मैं 1,50,000 रुपीज़ आपको जो है आफ्टर 10 डेज़ आपको पे करके ये कार ले जाऊंगा। तो आज जो आपने ये एग्रीमेंट किया, जिसमें आपने एग्री किया कि ठीक है जी 2 लाख में मैं ये कार परचेज़ करूंगा, 50,000 आपको अब मैं पे कर रहा हूँ, 1.5 लाख करूंगा 10 दिन के बाद। तो आज का जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को हम कह रहे हैं जी एग्रीमेंट टू सेल, जिसको हम बयाना कह देते हैं। भी बयाना दे दिया, अर्नेस्ट मनी उसको दे दी, रिमेनिंग अमाउंट हम पे करेंगे फ्यूचर में जाके जब रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे तो उस समय वो बन जाएगी सेल। और सेल अगर हम बात करें तो जिसमें हम इमीडिएट पोजेशन उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट कर दी उस पर्सन को विदाउट एनी कंडीशन है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हम उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी सेल। और फर्दर है जी इसमें
जो फोर्थ इसका इसेंशियल एलिमेंट है वो है जी कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन इसमें क्या चीज़ चाहिए? प्राइस। अब इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान रखें कि जब हमने कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ा था और कंसिडरेशन को हमने डिफाइन किया था अंडर सेक्शन 2D, तो उस समय हमने कहा था कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर बाय द प्रोमाइजर और एनी अदर पर्सन। उस समय हमने कंसिडरेशन क्या माना था? कुछ भी हो सकता है, इवन की डिजायर पूरी करना, इच्छा पूरी करना भी कंसिडरेशन है। पर अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? वो प्राइस होना चाहिए। और एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 10 में प्राइस क्या है? प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। तो उसमें भी मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। अब अगर सपोज आपके पास एक बाइक है और आप वो बाइक दे के दूसरे फ्रेंड से भी आप उसकी जो बाइक है वो ले रहे हैं, आप अपनी बाइक अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, उसकी बाइक जो है वो आप ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सेल नहीं हुई। इसको हम एक्सचेंज का नाम दे रहे हैं। ठीक, तो अगर जिसमें प्राइस नहीं है, मतलब आपने अगर सपोज गुड्स दी, कोई बात नहीं, गुड्स दे सकते हैं, पर इसके साथ साथ अगर आपने प्राइस भी पे किया, जैसे आपने पुराना टीवी पे किया और साथ में 10,000 रुपीज़ पे किए, तो वो जो सेलर है आपको एक न्यू एलईडी दे रहा है, तो इसमें आपका टीवी प्लस 10,000 रुपीज़ ये अब सेल की कैटेगरी में आ जाएगा, सेल की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइस है। और जहाँ पर कंसिडरेशन में मनी नहीं होता तो वो क्या माना जाएगा? एक्सचेंज हम कह देंगे, बार्टर कह देंगे, पर वो सेल नहीं होगा। फर्दर अगर हम देखें तो ये प्राइस है, प्राइस तय कौन करेगा? द असर्टेनमेंट ऑफ अ प्राइस कौन फिक्स कर सकता है? तो प्राइस में बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन होगा कि इस प्राइस के ऊपर गुड्स को सेल किया जाएगा, परचेज किया जाएगा, उसमें प्राइस मेंशन है। या मे बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड मैनर। एग्रीड मैनर मीन्स सपोज हम कह रहे हैं कि ठीक है जी 10 दिन बाद मैं ये चीज़ गोल्ड आपसे परचेज करूंगा जो उस गोल्ड का मार्केट प्राइस होगा, तो हमने क्या किया? एक मैनर फिक्स कर दिया कि इस तरह से या इस चीज़ के अकॉर्डिंगली हम पे करेंगे जो मार्केट प्राइस है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। या अगर हम ये कह रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस होगा दैट मे बी वैल्यूएटेड बाय द थर्ड पार्टी, जो इसकी वैल्यूएशन होगी दैट बीइंग मेड बाय द थर्ड पार्टी, कि अगर सपोज मैं अपना ये बाइक सेल करना चाह रहा हूँ, मेरा फ्रेंड इस बाइक को परचेज करना चाह रहा है, तो हम ये कह दें कि जो इसका रेट ये मैकेनिक लगा देगा वो रेट तुम मुझे दे देना, वो प्राइस मुझे आप दे देना, तो इसको भी हम एक वैलिड जो है वैल्यूएशन मानेंगे। इस तरह भी जो है प्राइस वो तय हो सकता है। पर फिर ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस तय नहीं किया गया, ठीक है जी, बायर ने जो है गुड्स परचेज कर ली, सेलर ने बायर को गुड्स जो है वो दे दी, पर प्राइस नहीं फिक्स हुआ, देन द बायर शैल पे अ रीजनेबल प्राइस। तो रीजनेबल प्राइस जो है वो पे करेगा। और प्राइस क्या रीजनेबल है क्या नहीं, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, और दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो कैसे प्राइस रीजनेबल होगा ये डिपेंड किया जाएगा। ठीक है जी, हर एक सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि किस तरह किस चीज़ का क्या प्राइस हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें है जी फॉर्मेलिटीज़। अगर नॉर्मली देखा जाए तो सेल किस तरह हो, इसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी जो है या स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें तो पार्टीज आर फ्री टू मेक द प्रोविजंस, इसके रिगार्डिंग कुछ भी जो है कॉन्ट्रैक्ट की यही एक खासियत है कि पार्टीज जो चाहें वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बशर्ते जो जर्नल प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए। जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है? वही चीज़ है कि सेक्शन 10 में है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट हो, क्योंकि बेसिक फंडा ही है उस समय कॉन्ट्रैक्ट का कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेंगे इफ़ दे आर मेड बाय
the free consent of the parties competent to contract, with lawful consideration, lawful object, and not expressly declared to be void. यानी कि पार्टीज competent हो, उन पार्टीज की कंसेंट अकेली कंसेंट ना हो, वो कंसेंट फ्री हो, प्लस जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लॉफुल होना चाहिए और उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि अगर गुड्स जो हैं वो पेरिज्ड हो जाए, डिस्ट्रक्टेड हो जाए, खराब हो जाए, ठीक, देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा। दो सेक्शन है जो इसको डील करते हैं, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है कि जो सेक्शन 7 है वो क्या कह रहा है कि गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं उससे पहले गुड्स खराब हो गई, पता नहीं है सेलर को। जैसे मान लीजिए अभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ठीक है जी ये लीजिए अमाउंट 10,000 रुपीज़ और आप जो सीमेंट बैग है वो डिलीवर कर दीजिएगा। वो पर्सन जो सेलर है वो कह रहा है ठीक है जी आपको जो है वो गोडाउन से आप एड्रेस नोट करवाएं, वहाँ पर हम डिलीवर कर देंगे। अब गुड्स क्या है कि रात को बारिश आई, उसको भी नहीं पता सेलर को, उसके गोडाउन में जो है वो लीकेज हुआ, ठीक है, तो उसके कारण वो जो सीमेंट बैग हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो अब क्या हो गया, गुड्स पहले से ही ख़राब होगी, सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड एंड द पर्सन हैव टू रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स। तो पर्सन जो है, जो सेलर है, अगर कोई उसने बेनिफिट लिया हुआ है बायर से तो वो उसको रिस्टोर करने के लिए लायबल है, उसको वापस जो है वो देगा। दैट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। और उसी तरह ही कि अगर एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका पर सेल होना बाकी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कार मैं परचेज करना चाहता हूँ सेकंड हैंड जिसकी कीमत है 2 लाख, 50,000 मैंने दे दिया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, पर अभी 1.5 लाख पे करना बाकी है, सेल होना अभी बाकी है। तो उस समय अगर गुड्स खराब हो जाए, गुड्स एक्सीडेंट हो जाए, उस कार का कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाए, कुछ भी है चीज़ को, अब वो सेल की कंडीशन में नहीं है और इसमें फॉल्ट भी नहीं है किसी सेलर और बायर का, तो यहाँ पर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि अभी बायर में किसी तरह का कोई रिस्क ट्रांसफ़र नहीं हुआ और जो सेलर है और उसका भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में भी जैसे अगर हम बात करेंगे तो जो सेल है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है पर बिफोर द एक्चुअल सेल अगर गुड्स पेरिज्ड हो जाएं, डैमेज्ड हो जाएं और किसी भी तरह से वो सेल की क्वालिटी ना हो उनकी, तो वो एग्रीमेंट होगा वॉइड। जो भी बेनिफिट जो है एक्सेप्ट किया है सेलर ने, वो बेनिफिट भी वापस करने के लिए वो जिम्मेवार होगा, उसको वो बेनिफिट वापस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के और भी जो है वो टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो इस जो है यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, अपना नोटिफिकेशन जो है ऑन करें, तो उसके कारण क्या है कि आपको फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी टॉपिक जो है वो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप फर्दर अपने जो है सही ढंग से स्टडी कर पाएंगे। थैंक्स for watching this video.